हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीनोमिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जीनोमिक्स के अंतर्गत हम लोग स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स और कंपैरेटिव जीनोमिक्स, इन तीनों तरीके की जीनोमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को आज समझना है जीनोमिक्स। देखिए, जो टर्म जीनोमिक्स है ये सबसे पहले थॉमस रॉडरिज के द्वारा जो है 1986 में दिया गया। जीनोमिक्स के अंतर्गत हम जो है किसी भी लिविंग बॉडी के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटायर जीनोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं। तो जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटायर जीनोम ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीनोमिक्स जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें कि हम जो है स्ट्रक्चर, फंक्शन, इवोल्यूशन, मैपिंग एंड जीनोम एडिटिंग के बारे में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जीनोम क्या होता है। देखिए, जीनोम होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी क्रोमोसोम है सोमैटिक सेल में, वो पेयर में होते हैं। जैसे कि मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 23 जो है क्रोमोसोम्स पेयर हैं। और इसमें से अगर एक पेयर को हम अलग कर लें, वन सेट को अगर हम अलग कर लें, तो इस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो जीनोम इज ए सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो चूंकि इसमें सारे क्रोमोसोम आ रहे हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक जीनोम के अंतर्गत आ जाती है। और इसी जीनोम की स्टडी जो है हम जीनोमिक्स के अंतर्गत करते हैं, जो कि 1986 में थॉमस रॉडरिज के द्वारा ये टर्म दिया गया था। तो जीनोमिक्स में हम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करेंगे। और देखिए, जीनोम जो टर्म है, जैसा कि हम कह रहे हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो जीनोम टर्म है ये एच विंकलर के द्वारा 1920 में जो है दिया गया था। किसी भी जीनोम में जो क्रोमोसोम है वो केवल और केवल एक ही बार आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जीनोम में क्रोमोसोम का रिपीटिशन नहीं होगा। कोई भी क्रोमोसोम जो होगा वो केवल और केवल एक बार आएगा। लेकिन कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीनोम के अंतर्गत रहेगी, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि जीनोम की जो है हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर रहे हैं और जीनोम के फंक्शन की भी स्टडी कर रहे हैं। तो जीनोमिक्स को हम जो है मेनली दो पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और फंक्शनल जीनोमिक्स। अच्छा, अब हम जो जीनोमिक्स है उसके अंतर्गत अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जीनोम्स की स्टडी करते हैं। तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के जो जीनोम हैं उनको हम कंपेयर भी करते हैं। तो इस तरीके से जीनोमिक्स की एक और शाखा हो जाती है, एक और ब्रांच हो जाती है, जिसको हम कंपैरेटिव जीनोमिक्स कहते हैं। और जैसा कि हम कह रहे हैं जीनोमिक्स में हम जीनोम की स्टडी कर रहे हैं, और जीनोम का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और जीनोम जो है कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, मतलब जीनोम के अंतर्गत सारे जो है जीन्स इंक्लूड हो जाते हैं। और जीन का फंक्शन क्या होता है, जीन का फंक्शन होता है आरएनए बनाना, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट करेगी, उसके बाद किसी फिनोटाइप का प्रोडक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे फंक्शनल जीनोमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और दूसरा प्रोटियोमिक्स। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में हम जो है कंप्लीट सेट ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की स्टडी करते हैं, मतलब जो जीन से आरएनए बन रहा है उसकी स्टडी करते हैं। और प्रोटियोमिक्स में हम कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की जो है स्टडी करेंगे। जो फिजिकल नेचर है क्रोमोसोम जीनोम का, उसकी हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। होल जीनोम का
फिजिकल नेचर क्या है, मतलब जीनोम का साइज क्या है और जीनोम में टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, इंटायर जीनोम में टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, इसकी स्टडी जो हम स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के अंतर्गत करते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ जीनोम एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जीनोम में, एक जीनोम में कितने जीन जो है अवेलेबल हैं उसकी स्टडी और जीनोम के साइज की स्टडी जो है हम स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के अंतर्गत करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जीनोम की मैपिंग करेंगे और जीनोम की सीक्वेंसिंग करेंगे। जीनोम की मैपिंग से जो है हम जो जीन्स हैं, किसी भी क्रोमोसोम पे जो जीन है उनकी लोकेशन क्या है, उनकी आपस की लोकेशन क्या है, इस चीज़ को जो है निर्धारित करते हैं। जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग में हम ATGC, क्योंकि जीन या फिर DNA जो बना हुआ है वो ATGC से बना हुआ है, मतलब एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन से बना हुआ है। इसमें ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इसका जब हम निर्धारण करते हैं तो उसको कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। और जीनोम मैपिंग में हम जीन की लोकेशन और उनकी रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इनकोडेड बाय जीनोम, हम जो है जो जीनोम है उसके द्वारा जो प्रोटीन इनकोड की जा रही है उसकी 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि भाई दूसरी ब्रांच क्या है जीनोमिक्स की, फंक्शनल जीनोमिक्स है। तो फंक्शनल जीनोमिक्स क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया भी। फंक्शनल जीनोमिक्स में हम जीन्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है, इंटायर जीनोम में जो जीन्स हैं उनका फंक्शन क्या है, इसकी स्टडी जो है हम फंक्शनल जीनोमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो ये दो तरीके से हो जाती है, एक तो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, दूसरा जो है प्रोटियोमिक्स। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में हम ट्रांसक्रिप्टोम की स्टडी करेंगे और प्रोटियोमिक्स में हम प्रोटियोम की स्टडी करेंगे। ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टोम का मतलब है कंप्लीट सेट ऑफ RNA ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम ए जीनोम, एंड प्रोटियोम का मतलब क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन इनकोडेड बाय ए जीनोम। किसी भी जीनोम के द्वारा जो कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन इनकोड की जा रही है उसी को हम प्रोटियोम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फंक्शनल जीनोमिक्स की दो ब्रांचेज हो जाती हैं, एक तो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, दूसरी जो है प्रोटियोमिक्स। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चरल जीनोम मतलब कंपैरेटिव जीनोमिक्स जो है आ जाता है। कंपैरेटिव जीनोमिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो है हम जीनोम्स का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो कंपैरेटिव जीनोमिक्स इज ए फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च इन विच जीनोमिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कंपेयर्ड। ठीक है, अब जीनोमिक फीचर्स में होगा क्या क्या, देखिए DNA सीक्वेंस होगा, जीन्स होगा, जीन ऑर्डर होगा, रेगुलेटरी सीक्वेंस होंगे और अदर जीनोमिक स्ट्रक्चरल लैंडमार्क्स होंगे। ठीक है, तो मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीनोम की जितने भी फीचर्स हैं उन सभी की जो है हम स्टडी कर लेंगे और इसके बाद हम जो भी जीनोम हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के उनको हम कंपेयर करेंगे और इसी से हम जो है कंपैरेटिव जीनोमिक्स जो है एक ब्रांच बना देते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम जो है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से जो है एक प्रकार से इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ है। जैसे कि मनुष्य को कहते हैं कि भाई चिंपैंजी से इवॉल्व हुआ है, तो चिंपैंजी का जीनोम और मनुष्य का जीनोम जो है कंपेयर किया जाएगा, उससे जो है सिमिलैरिटी देखी जाएंगी। तो इस तरीके से जो है कंपैरेटिव जीनोमिक्स में हम स्टडी करते हैं अलग ऑर्गेनिज्म के जो है जीनोम्स की। ठीक है, तो इन दिस ब्रांच ऑफ जीनोमिक्स होल और लार्ज पार्ट ऑफ जीनोम्स रिजल्टिंग फ्रॉम जीनोम प्रोजेक्ट्स आर कंपेयर्ड टू स्टडी बेसिक बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एज वेल एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक ह्यूमन दिखाया गया है और चिंपैंजी दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन और चिंपैंजी में सिमिलैरिटी देखा गया है, मतलब जो जीनोम है ह्यूमंस का और चिंपैंजी का, इसमें बहुत ज़्यादा जो है सिमिलैरिटी हमको देखने को मिली है। अच्छा, ये तो लगभग सिमिलर है कि चिंपैंजी आप देखेंगे और ह्यूमन देखेंगे तो मार्फोलॉजिकली भी काफ़ी चीज़ें सिमिलरिटी हमको दिखेंगी, लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो
आप फिनोटिपिकली अगर देखें, मार्फोलॉजिकली अगर देखें तो वो बहुत ही अलग दिखते हैं, लेकिन उनका जीनोम जो है कहीं ना कहीं सिमिलरिटी शो करता है। जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और ह्यूमन का जो जीनोम है वो जो है काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। ये जो है वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, मतलब ईस्ट जो है, और जो ह्यूमंस हैं, इसका जीनोम जो है काफ़ी हद तक सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो इससे ये कंक्लूजन निकल करके आता है कि जो फिनोटिपिक लेवल पे तो हमको डाइवर्सिटी दिख ही रही है कि जो भाई एक तरफ बैक्टीरिया है, दूसरी तरफ ह्यूमन बॉडी है, और तीसरी तरफ जो है आप देखते थे कि भाई डायनासोर भी थे, मतलब छोटे से लेकर के काफ़ी बड़े तक जो है ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, लेकिन ये डाइवर्सिटी एक प्रकार से जीनोम लेवल पे भी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए माउस का जो जीनोम है ये 14% स्मॉलर है देन ह्यूमन जीनोम, लेकिन 95% जो है सिमिलरिटी देखी गई है इसमें। माउस के जीनोम में और ह्यूमन जीनोम में 95% तक सिमिलरिटी देखने को मिली है। तो इससे कहीं ना कहीं एक ये साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को ये एक प्रकार से एक क्लू मिल जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है वो किस ऑर्गेनिज्म से हुआ है। और इस तरीके से बहुत सी मेडिसिन बनाने में भी जो है हमको मदद मिलती है। बहुत से साइंस के जो फैक्ट हैं वो हमको जानने को मिलते हैं इससे। ठीक है, तो कंपैरेटिव जीनोमिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेसिक स्ट्रेटजी क्या है जीनोम एनालिसिस में। जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम जीनोम एनालिसिस कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेटजी क्या है जीनोम एनालिसिस में। तो यहाँ पे हम जीनोम मैपिंग करेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, इसके बाद हम फंक्शनल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जीनोम मैपिंग में जैसे कि हमने आपको बताया है कि जीनोम मैपिंग के अंतर्गत हम जो है जीनोम में पाए जाने वाले जीन्स की लोकेशन और उनकी जो है रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं जीन मैपिंग क्या होती है। जीन मैपिंग डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ ए जीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। तो जीन्स कहाँ पे लोकेटेड हैं और अलग अलग जीन्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, ये हम जो है जीन मैपिंग या फिर जीनोम मैपिंग के अंतर्गत जो है करते हैं। द एसेंस ऑफ ऑल जीनोम मैपिंग इज टू प्लेस ए कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स ऑन टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन ऑन द जीनोम। तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए ही हैं। भाई क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का जो ट्रेसएबिलिटी होता है बहुत ही कम होता है, तो हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, ऐसे क्वालिटेटिव कैरेक्टर जो कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के साथ में लिंक हैं, उनको एज ए मार्कर यूटिलाइज कर लेते हैं। तो उनके लिए जो जीन्स होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स होते हैं वो हमारे लिए मार्कर की तरह जो है काम करते हैं, और उनकी लोकेशन को भी जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जीनोम मैपिंग। अब देखिए जीनोम मैपिंग जो है ये लिंकेज मैपिंग और फिजिकल मैपिंग में जो है कैटेगराइज की जा सकती है। लिंकेज मैपिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो रिलेटिव डिस्टेंस होती है, जो जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज के आधार पे जो है रखते हैं। और 1% अगर रिकॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब जीन जो है 1 सेंटीमोर्गन अपार्ट है। सपोज दैट यहाँ पे जीन ए है और यहाँ पर जीन बी है। अगर इसमें 1% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 1 मैप यूनिट या फिर 1 सेंटीमोर्गन अपार्ट है। जैसा कि आपको पता है जो लिंकेज है वो टर्म जो है दिया गया था टी.एच. मॉर्गन के द्वारा, थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा। तो इन्हीं के सम्मान में जो है, इन्हीं के रिस्पेक्ट में ये जो टर्म दिया जाता है लिंकेज मैपिंग में 1% रिकॉम्बिनेशन इक्वल टू 1 सेंटीमोर्गन। मतलब यहाँ पे हम इसकी यूनिट जो है हम सेंटीमोर्गन में रख रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से सेंटीमीटर, उसी तरीके से यहाँ पे 1% रिकॉम्बिनेशन इक्वल टू 1 सेंटीमोर्गन। अगर 1% रिकॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब 1 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस पे जो है जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन लिंकेज मैपिंग ए लिंकेज मैप इज एस्टेब्लिश्ड which depicts the order of genetic markers and the relative distance between them as measured in terms of recombination frequencies between markers. 1 map unit or 1 centimorgan equal to
1% रिकॉम्बिनेशन, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1 सेंटीमोर्गन इक्वल टू 1 मैप यूनिट और 1% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है जीनोम मैपिंग में हमको इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स बट अनेबल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। लिंकेज मैपिंग से हमको दो जीन्स के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस तो जानने को मिल जाती है, लेकिन इसमें हमको लोकेशन जो है, जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है क्रोमोसोम में, इसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाती है लिंकेज मैपिंग से। तो ये मिलेगी कैसे, ये मिलेगी हमको फिजिकल मैपिंग से, ठीक है। ये हमको मिलेगी फिजिकल मैपिंग से। फिजिकल मैपिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हम एग्जैक्ट जो है ऑर्डर, जिस ऑर्डर पे जीन्स जो है अवेलेबल हैं, उसी ऑर्डर में हम रखते हैं जीन्स को, और ये बेस पेयर के आधार पर रखता है। जैसे जो जीन्स होते हैं वो क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है, और डीएनए में क्या है, एटीजीसी है। एटीजीसी मतलब ये क्या, ये बेस पेयर। तो यहाँ पे हम बेस पेयर में नापते हैं जीन्स को, कितने बेस पेयर पे जो है कोई जीन्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जीन्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है, और जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसका भी जो है हमको अंदाज़ा यहाँ पे लग जाता है। हालांकि रिलेटिव डिस्टेंस की जानकारी हमको लिंकेज मैपिंग में भी मिल जाती है, लेकिन फिजिकल मैपिंग में हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक प्रकार से मिल जाती है। तो इन फिजिकल मैपिंग, ए फिजिकल मैप इज कंस्ट्रक्टेड which depicts the gene in the same order as they occur in chromosome, and the distance between them are shown as number of base pair separating the genes। तो यहाँ पे कितने बेस पेयर हैं, जैसे एक जीन ए है और एक जीन बी है, तो इसके बीच में कितने बेस पेयर का अंतर है। मान लीजिए यहाँ पे जो है स्टॉप कोडान आ गया, यहाँ पे जो है स्टॉप कोडान आ गया, इसके बाद जो है स्टार्ट कोडान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आपको पता है AUG जो है ये स्टार्ट कोडान है, ठीक है। अब AUG तो यहाँ पे RNA में पाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए जो है कम्प्लीमेंट्री तो हम DNA में देखेंगे ना। जैसे AUG यहाँ पे RNA में है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे AUG यहाँ पे RNA में है, ये तो RNA में है, ठीक है, लेकिन A की जगह यहाँ पे क्या आएगा, DNA में T आएगा, और U की जगह क्या आएगा, A आएगा, ठीक है, और G की जगह क्या आएगा, C आएगा। तो TAC तो हम देखेंगे ना, है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो दो जीन्स हैं इनके बीच में कितने बेस पेयर का जो है अंतर है, इस चीज़ की भी जानकारी मिल जाएगी, और ये जो जीन है ये कितने बेस पेयर पे प्रेजेंट है इसकी भी जानकारी हमको जो है फिजिकल मैपिंग में मिल जाती है। और यहाँ पे हम जिस ऑर्डर में जीन्स अवेलेबल है क्रोमोसोम पे, उसी ऑर्डर में बेस पेयर के माध्यम से जो है उसको हम डिपिक्ट करते हैं, उसको हम रखते हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे हम लिंकेज मैपिंग में क्रॉसिंग ओवर या फिर हम रिकॉम्बिनेशन के आधार पर रख रहे थे कि अगर 1% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो इट मीन्स वो जो है जीन जो है वो 1 सेंटीमोर्गन अपार्ट है। तो एक प्रकार से वो देखा जाए तो इमेजिनरी है, लेकिन यहाँ पे रियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिजिकल मैपिंग हमको रियल इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ एबल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम पे जीन्स की लोकेशन क्या है ये भी हमको पता चल जाएगी, और उनकी रिलेटिव डिस्टेंस भी हमको पता चल जाएगी। तो फिजिकल मैपिंग इज ऑफन यूज्ड एज ए सेकेंड स्टेप इन लोकलाइजेशन ऑफ जीन्स आफ्टर साइटोजेनेटिक मैपिंग। साइटोजेनेटिक मैपिंग क्या होता है, देखिए क्रोमोसोम पे बैंड बनते हैं, जैसा कि हमने आपको जो है बताया रखा है क्रोमोसोम वाले चैप्टर पे। क्रोमोसोम पे कुछ डार्कली स्टेन रीजन होते हैं और कुछ लाइटली स्टेन रीजन होते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम पे बैंड बनते हैं, और उन बैंड्स को जो है नंबर दिया जाता है 1 2 3 4, इस तरीके से बैंड को नंबर दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डार्कली स्टेन रीजन है तो ये पहला जो है बैंड बन गया, ये दूसरा बैंड बन गया, ये तीसरा बैंड बन गया, ठीक है। तो ये पहले हम लोग जो है डाई यूज करके इनकी हम बैंडिंग पैटर्न क्रोमोसोम का देख लेते हैं। अब फिर हमको इजी हो जाता है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हमको मान लीजिए कोई जीन मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट बिटवीन दी बैंड नंबर 1 एंड बैंड नंबर 2, ठीक है। तो पहले हम साइटोजेनेटिकल मैपिंग करते हैं, देन इसके बाद जो है हम फिजिकल मैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो फिजिकल मैपिंग है ये जो है फॉलोड होती है किसके द्वारा,
साइटोजेनेटिक मैपिंग के द्वारा। साइटोजेनेटिक मैपिंग जो है हम किन किन मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं? साइटोजेनेटिक मैपिंग कैन बी डन यूजिंग वन ऑफ द सेवरल अप्रोचेस सच एज फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ चेंजेज इन पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम बहुत बड़े आकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता है पॉलीटीन क्रोमोसोम 3000 माइक्रोन मीटर तक के हो जाते हैं। और पॉलीटीन क्रोमोसोम सलाइवरी ग्लैंड्स में जो है पाए जाते हैं, इनको हम सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है हमको कहाँ पे मिलते हैं? ये हमको जो है डिप्टेरान ऑर्डर के इंसेक्ट में जो है मिलते हैं। डिप्टेरान ऑर्डर के जो इंसेक्ट हैं उनकी सलाइवरी ग्लैंड में, मल्पीजियन ट्यूब्यूल में, गट इपिथेलियम में ये हमको देखने को मिलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, तो पॉलीटीन क्रोमोसोम को हम जायंट क्रोमोसोम भी बोलते हैं और इनको हम जो है सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी बोलते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम को हम सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो इनका साइज बहुत बड़ा होता है, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, जिसके वजह से यहाँ पे हमको मैपिंग करने में इजी हो जाता है। किसी प्रकार का अगर कोई चेंज होता है तो वो हमको जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिजिकल मैपिंग, साइटोलॉजिकल मैपिंग, साइटोजेनेटिकल मैपिंग एंड लिंकेज मैपिंग को कर लेते हैं और उससे हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जीनोम जैसे कि हमने कहा कि 3 चीज़ें हैं। एक तो पहली हो गई भाई जीनोम मैपिंग, दूसरी हो गई जीनोम सीक्वेंसिंग, उसके बाद फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, तो जीनोम मैपिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जीनोम मैपिंग में हमने जो है लिंकेज मैपिंग को डिस्कस कर लिया, हमने फिजिकल मैपिंग को डिस्कस कर लिया, हमने जो है साइटोजेनेटिकल मैपिंग को भी डिस्कस कर लिया। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग की बारी है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होता है? जीनोम सीक्वेंसिंग में देखिए वहाँ पे हम जीन का नंबर और रिलेटिव डिस्टेंस को जो है मेजर कर रहे हैं, जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग में हम जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का निर्धारण करते हैं। हम जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का निर्धारण करते हैं। जैसे जीन किससे बना हुआ है? ATGC से बना हुआ है। तो कितने बेस हैं एक जीन में, कितने न्यूक्लियोटाइड जो है एक जीन में हैं, इसका निर्धारण करना, और किस क्रम में है। जैसे हो सकता है AA एक बार आया हो या 2 बार आया हो, रिपीट हो, तो ये रिपीट होते हैं क्योंकि आपको पता है कि केवल और केवल 4 ही तो बेस पेयर हैं, ATGC यही तो बेस हैं। लेकिन इनका सीक्वेंस क्या है, इनका नंबर ऑफ रिपीट्स क्या है, ये बहुत मैटर करता है क्योंकि इसी से पूरी इंफॉर्मेशन जो है कोडेड है। C अगर 2 बार आ गया तो उसका कुछ अलग हो जाएगा, C अगर 3 बार आ गया तो उसका कुछ अलग हो जाएगा। जैसे कि ये जो है, ये जो बेस हैं, ये 3 बेस आपस में मिल करके जो है एक कोडान बनाते हैं और प्रत्येक कोडान जो है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो अमीनो एसिड जब जुड़ती है तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है जिससे एक जो है प्रोटीन बन जाती है। तो 64 कोडान मिल करके 20 अमीनो एसिड को जो है कोड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग में ये जो कोडान हैं इनका क्या सीक्वेंस है, मतलब जीन में जो है या डीएनए में ये किस ऑर्डर में और किस तरीके से अरेंज हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हम जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से जो है करते हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के कई मेथड्स हैं, जैसे मैग्जाम एंड गिलबर्ट प्रोसीजर और केमिकल क्लीवेज मेथड। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग, चूँकि हमारा मेन टॉपिक है जीनोमिक्स, तो जीनोमिक्स में काफ़ी चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो है मैग्जाम गिलबर्ट प्रोसीजर या फिर केमिकल क्लीवेज जो मेथड्स है डीएनए सीक्वेंसिंग का, इसको भी डिस्कस करेंगे। सेंगर एंड कॉल्सन प्रोसीजर और एंजाइमेटिक मेथड ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, इसको भी हम लोग फर्दर जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंगर एंड कॉल्सन जो प्रोसीजर है ये एंजाइमेटिक मेथड है, जबकि मैग्जाम एंड गिलबर्ट मेथड जो है ये केमिकल क्लीवेज मेथड्स है। यहाँ पे हम केमिकल यूज करके डीएनए में क्लीवेज करते हैं, उसकी मदद से जो है हम सीक्वेंस कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है एक कंप्यूटर का यूज कर लेते हैं जब हम, तो उसको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे 2 ही हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर का भी यूज कर लेते हैं उसमें तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग उसको बोल देते हैं। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल एनालिसिस। जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई तीन चीज़ें हैं, एक तो जीनोम मैपिंग, दूसरा जीनोम सीक्वेंसिंग और तीसरी चीज़ फंक्शनल एनालिसिस। तो अभी हमको जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई कितने जीन हैं, उनकी लोकेशन क्या है और उनकी रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, जीन्स की रिलेटिव डिस्टेंस क्या है। और हमको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई जीन्स में कितने बेस पेयर का जीन है। जो एक जीन बना हुआ है वो भी एक निर्धारित भाई 100 से लेकर के 500 बेस पेयर तक के जो है न्यूक्लियोटाइड तक के एक जीन में हो सकते हैं। तो एक जो जीन है वो कितने बेस पेयर का है और ये जो जीन्स हैं इनमें कितने बेस पेयर का अंतर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुकी है। अभी जो है हम क्या करेंगे भाई, अब हमको जब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होती है वो होती है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर जीन्स, क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो वंस ए न्यू जीन हैज़ बीन लोकेटेड एंड सीक्वेंस, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फंक्शन इट कंट्रोल्स। तो जीन जो है किस फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन द इंटायर जीनोम इज कम्स अंडर फंक्शनल एनालिसिस। तो फंक्शनल एनालिसिस के अंतर्गत हम जो है जो जीन्स का फंक्शन है उसको निर्धारित करते हैं। अब किस तरीके से निर्धारित करते हैं ये भी जानना जरूरी है कि भाई जीन के फंक्शन को हम किस तरीके से निर्धारित कर पाएंगे। तो ये जो है हम फंक्शन ऑफ ए जीन कैन बी डिटरमाइंड बाय जीन इनएक्टिवेशन, जीन ओवर एक्सप्रेशन एंड साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। जीन इनएक्टिवेशन से किस तरीके से हम फंक्शनल एनालिसिस करेंगे, जैसे सपोज दैट हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म ये है और दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है, ये दूसरा नहीं है, ये इसी का है। जैसे कि सपोज दैट ये हमारा नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, सपोज दैट हमने जो है एक रैट ले लिया, एक हमने जो है रेड ले लिया और इसमें एक जीन को हमने जो है इनएक्टिवेट कर दिया। मान लीजिए इसके रेड के जीन्स को, किसी भी जीन्स को हमने क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। हमको नहीं मालूम कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन्स, हमको नहीं मालूम, लेकिन हमने उस जीन्स को क्या कर दिया, कट कर दिया, उस जीन्स को हमने इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, जीन साइलेंसिंग का हमने वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से हम जीन्स को साइलेंट करते हैं। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने जो है डिस्कस किया है कि किस तरीके से किसी भी जीन्स को हम साइलेंट कर सकते हैं। जैसे एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, आरएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी है, जीन नॉकआउट, ये सारी टेक्नोलॉजी है जिनके थ्रू हम जीन्स को जो है साइलेंट कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, जीन का हम डिलीशन भी कर सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी हम जीन्स को जो है इनएक्टिवेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे सपोज डैट, तो क्या होगा कि वो जीन्स जिस भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो जो है नहीं होगा, वो चीज़ नहीं बनेगा। मान लीजिए वो कान बनाने के लिए था तो राइट में कान जो है एब्सेंट हो जाएगा। तो जब वो चीज़ एब्सेंट हो जाएगी तो हम जो है पता कर लेंगे कि उसका फंक्शन क्या है। पहले तो हमने जीन्स को हटा दिया, इसके बाद अब वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वहाँ पे नहीं बनेगी रेड में, तो हमको पता चल जाएगी कि ये पर्टिकुलर जो जीन्स था जिसको हमने हटाया है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इस तरीके से हम फंक्शनल एनालिसिस जो है कर लेते हैं। ठीक है, जीन ओवर एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने जीन्स को ओवर एक्सप्रेस करा दिया, पर्टिकुलर जो है ट्रीटमेंट दे करके, एंजाइम्स दे करके उसके एक्सप्रेशन को हमने इन्हेंस कर दिया फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन दे करके, तो क्या होगा, वो जीन ओवर एक्सप्रेस होगा। और जब ओवर एक्सप्रेस होगा तब भी हमको पता चल जाएगी कि दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर और दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में क्या है कि हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम जो है क्या कर देते हैं, म्यूटेशन कॉज करा देते हैं। फिर हमको उस पर्टिकुलर लोकेशन के उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस की क्या रोल है उसकी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है, क्योंकि फिर वो जो म्यूटेशन हुआ है वो जो है फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस होता है, फिर हमको जो है उसका फंक्शन पता चल जाता है। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है हम फंक्शनल एनालिसिस जो है कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं नेक्स्ट अभी जो है अब हम जो है देख लेंगे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स क्या हैं जीनोमिक्स के, किस तरीके से जीनोमिक्स जो है इस्टेब्लिश हुआ और कौन कौन से जो है हमने जो है अचीवमेंट्स प्राप्त किए जो है जीनोमिक्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखिए ये फ्रेडरिक मिक्सचर थे, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है न्यूक्लिक एसिड को एक प्रकार से डिस्कवर किया, लेकिन इन्होंने इसको जो है न्यूक्लिन नाम दिया था। बाद में जो है अल्टमान ने जो है न्यूक्लिक एसिड इसको नाम दिया। ठीक है,
वाल्टर सट्टन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया, जैसा कि हमने जो है कल ही डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियो में। वाल्टर सट्टन के जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया है। तो वाल्टर एंड सट्टन ने जो है 1902 में ये बताया कि जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जीन्स होते हैं और जीन ही जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कराने के लिए। और इस तरीके से जो जीन्स हैं भाई वो क्रोमोसोम में हैं, तो क्रोमोसोम ही जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए। तो ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई 1902 तक, जब सट्टन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। ठीक है, 1950 में चारगाफ ने डिस्कवर किया। तो डीएनए में इन्होंने बताया कि जो ग्वानिन है उसका अमाउंट साइटोसिन के बराबर है और एडेनिन जो है उसका अमाउंट थायमिन के बराबर है। इससे जो है पता चला कि जो डीएनए है उसमें बेस पेयरिंग होती है, जो डीएनए है उसमें बेस पेयरिंग होती है। तो इससे पता चला बाद में कि भाई ए जो है टी से पेयरिंग करता है और सी जो है वो जी से पेयरिंग करता है। चूँकि यहाँ पे ये पता, इन्होंने ये रूल दिया, इन्होंने ये पता किया कि जो एडेनिन है उसका अमाउंट थायमिन के बराबर है और साइटोसिन जो है उसका अमाउंट ग्वानिन के बराबर है। तो इससे ये पता चला कि डीएनए में जो है बेस पेयरिंग होती है। चारगाफ ने जो है देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रूल डिस्कवर किया था। अच्छा, इसी का यूज करके जो है वाटसन एंड क्रिक ने फिर जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। हालांकि इसमें फ्रैंकलिन और विल्किंस का भी योगदान है, वो भी अभी हम लोग देखेंगे नहीं। तो पहली इंफॉर्मेशन तो हमको ये मिल गई भाई। अभी दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरा रूल इन्होंने क्या दिया कि जो रिलेटिव अमाउंट है ग्वानिन का, साइटोसिन का, एडेनिन का, थायमिन का, ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। और इससे हमको क्या पता चला, ये हमको क्या हिंट करता है, ये हमको हिंट करता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल रादर देन प्रोटीन। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये एक प्रकार का हिंट जो है अभी मिला है, इसको प्रूव किया जाएगा, इस पे काम करेंगे। देखिए हालांकि ये 1950 की बात चल रही है, 1950 की बात चल रही है। इससे जो है पहले 1929 में ग्रिफिथ ने काम किया है। ठीक है, ग्रिफिथ ने 1929 में काम किया है। ठीक है, अभी जो है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो है क्या भाई होता है, नेक्स्ट जो है 1952 में हर्से और चेज, इन्होंने देखिए फाइनली जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया 1929 में जो है ग्रिफिथ ने प्रयास किया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वो जो है इसको प्रूव नहीं कर पाए थे। उन्होंने माइस पे काम किया था, इन विवो जो है माइस पे काम किया था। माइस में उन्होंने जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का एक्सपेरिमेंट किया था। इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से डीएनए जो है प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जो है किस तरीके से वायरस में जेनेटिक मटेरियल है, इसका भी एविडेंस दिया गया सिंगर एंड कॉनरेड को द्वारा। तो इस पे भी हमने वीडियो बना रखा है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो 1929 में ग्रिफिथ ने जो है ये प्रयास किया और इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी दी। फिर 1944 में अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी ने भी जो है प्रयास किया। हालांकि उनकी थ्योरी जो है, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो प्रूफ कर पाया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हर्से एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट था इसने जो है बिल्कुल कंप्लीट तरीके से जो जितने भी एक प्रकार से डाउट थे उनको क्लियर कर दिया और इसमें बता दिया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो फाइनली जो है ये भाई प्रूफ हो गया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। और इससे पहले ये भी चीज़ें हो गई कि जो है जीन जो है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम ही जो है हमारी जीन्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। फिर इसके बाद देखिए जैसा कि चारगाफ ने बता दिया था कि बेस पेयरिंग होती है नहीं, डीएनए में जो है बेस पेयरिंग होती है। तो 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है रोजालिन फ्रैंकलिन और विल्किंस, मॉरिस विल्किंस के सहयोग से एक प्रकार से जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को जो है प्रपोज किया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल होता है और इसमें जो है
एडेनिन जो होता है वो थायमिन से पेयर करता है और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से पेयर करता है। एडेनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग करता है। एडेनिन जो है थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग करता है और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है पेयरिंग करता है। और जो बैकबोन होती है डीएनए की वो शुगर फास्फेट बैकबोन होती है, मतलब शुगर फास्फेट इस तरीके से होता है और बीच में यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और एडेनिन जो है थायमिन से और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से जुड़ता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई। इसके बाद 1961 में मार्शल नीरेनबर्ग, हरगोविंद सिंह खुराना जो कि आपके अपने इंडिया के हैं, इन्होंने जो है क्रैक किया कोड फॉर लाइफ, मतलब जो कोडान होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सॉरी, जो कोडान होता है मतलब 3 बेस का जो है एक कोडान होता है और वो कोडान एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। तो सबसे पहले जो है इन्होंने ही जो है ये क्लियर किया, नीरेनबर्ग और हरगोविंद खुराना ने ही ये क्लियर किया कि जो कोडान होता है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो है ऐड किए जाते हैं, ये अमीनो एसिड जो है ऐड किए जाते हैं जिससे कि प्रोटीन का निर्माण हो पाता है। 1977 में फ्रेडरिक सैंगर, इन्होंने जो है डीएनए सीक्वेंसिंग की टेक्निक को डेवलप किया। ठीक है, जैसे सैंगर एंड कार्लसन मेथड हमने आपको डीएनए सीक्वेंसिंग अभी बताया ना, तो फ्रेडरिक सैंगर ने जो है डीएनए सीक्वेंसिंग की टेक्निक को डेवलप किया 1977 में और इन्होंने जो है सबसे पहले जो सीक्वेंस किया आर्नियम को वो था जो है 5174 वायरस। ठीक है, सबसे पहले जो है इन्होंने इस डीएनए सीक्वेंसिंग को यूज करके फर्स्ट जो जीनोम सीक्वेंस किया वो एक वायरस का जीनोम था जो कि 5174 जो है वायरस था। ठीक है, नेक्स्ट जो है, तो अब देखिए 1983 में जो है कैरीमुलिस ने पीसीआर टेक्निक को डेवलप कर दिया। पीसीआर जिसका हमने जो है डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो आप देखिए। बायोटेक्नोलॉजी में हमने पीसीआर क्या होता है, किस तरीके से इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस किया है। पीसीआर जो होता है ये डीएनए की मल्टीपल कापी जो है प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। बिलियंस ऑफ द कापी जो है हम सिंगल डीएनए सीक्वेंस से हम बिलियंस ऑफ द जो है डीएनए की कापी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, ये एक प्रकार से थर्मोसाइक्लर होता है, मतलब इसमें टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है। इसमें एक खासियत होती है कि ये बहुत ही क्विकली जो है टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकता है। इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि मिनटों सेकंडों में जो है टेम्परेचर अप भी हो जाएगा, डाउन भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्मोसाइक्लर होता है नहीं। तो इसमें एंजाइम भी यूज होते हैं, तो इस प्रकार से ये एंजाइमेटिक भी है और थर्मोडाइनमिक भी है। ठीक है, तो ये दोनों पे बेस रहता है, मतलब एंजाइमेटिक मेथड भी इसमें यूज होता है और थर्मोडाइनमिक मेथड भी जो है यूज होता है। ठीक है, तो पीसीआर के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। कैरीमुलिस ने 1983 में जो है पीसीआर टेक्निक को डेवलप किया। इसके बाद 1985 में जो है एलेक्स जेफ्रे ने जो है डेवलप किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग मतलब फिंगरप्रिंट करके वो चीज़ आप मत समझिए ना। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है कि यहाँ पे हम डीएनए सैंपल लेते हैं, है नहीं, मतलब डीएनए सैंपल का मतलब है भाई किसी ब्लड से जो है हमने डीएनए ले लिया या सीमेन से जो है डीएनए ले लिया, तो हम जो है डीएनए टेस्ट करते हैं। उसकी जो है हम क्या करते हैं, जो पेरेंटेज होता है उसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई बेबी जो है इसके पेरेंट्स जो कहे गए पेरेंट्स हैं वो हैं या फिर नहीं हैं, है नहीं। तो इस तरीके से हम जो है मतलब किसी भी केस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम जो है प्रोब का यूज करते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। जो भी हमको जो है सैंपल मिलता है उससे हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। अगर हाइब्रिडाइज हो जाता है तो हम यह पता कर लेते हैं कि ये जो है जो सस्पेक्टेड केस था ये सही है या फिर नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा ना। इसके बाद 1990 में जो है देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हो गया। मेन जो जीनोमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, उसका मेन जो कार्यक्रम है ये 1990 में जो है लॉन्च हो गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हो गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद जो है बहुत सारे प्लांट्स के, बहुत सारे एनिमल्स के जो है जीनोम सीक्वेंस होंगे। ह्यूमंस का भी जीनोम जो है सीक्वेंस होगा नहीं,
तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इसका जो टारगेट था ये था 15 साल में हम 3 बिलियंस लेटर्स को जो है ह्यूमन जीनोम के 3 बिलियंस लेटर्स को हम जो है क्या कर लेंगे, सीक्वेंस कर लेंगे। ये जो है यहाँ पे टारगेट रखा गया था। तो 1990 में लॉन्च हुआ। 1995 में जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का जो है बैक्टीरिया जो कि था एक, इसका जो है सीक्वेंसिंग, होल जीनोम की सीक्वेंसिंग देखिए हो गई 1995 में। मतलब 5 साल जो है लगे। 5 साल में जो है इन्होंने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का जो है फिगर यहाँ पे बना हुआ है, नहीं ये बैक्टीरिया है, इसका जो है होल जीनोम सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये इन्फ्लुएंजा को काज करता है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इसका नाम ही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है 1996 में इंटरनेशनल टीम कंप्लीटेड द सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम ऑफ ईस्ट सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का भाई 1 साल फिर जो है लगा, और सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का भी जीनोम जो है सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो देखिए 6 साल में 2 उपलब्धियां जो है यहाँ पे हो गई। 1990 में ह्यूमन जीनोम जो है प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और उसका टारगेट था कि ह्यूमन के जीनोम को जो 3 बिलियन लेटर है उसको जो है सीक्वेंस करना 15 साल में। लेकिन उसके चलते देखिए अभी मैं आज जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्लांट्स का, बहुत सारे जो है एनिमल्स का जो डीएनए सीक्वेंसिंग है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो 1996 में जो है इंटरनेशनल टीम ने कंप्लीट कर लिया सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम ऑफ सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। ठीक है, ईस्ट का जो है कंप्लीट हो गया। फिर 1996 में जो है भाई देखिए डॉली, जिस बहुत ही फेमस है नहीं, डॉली सीप जो है ये भाई क्लोन हो गई। नहीं, डॉली सीप की जो है क्लोनिंग कंप्लीट कर ली गई। रोजलिन इंस्टीट्यूट पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग है नहीं, तो ये रोजलिन इंस्टीट्यूट, ये भी पूछा जाता है रोजलिन इंस्टीट्यूट जो है स्कॉटलैंड नहीं। तो 1996 में जो है डॉली सीप जो है क्लोन कर ली गई, इसकी क्लोन तैयार कर लिया गया नहीं। इसके बाद 1998 में जो है जीनोम ऑफ द नीमेटोड वर्म सिनोर हैबिटिस इलिगेंस का जो है जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया। देखिए 2 साल और लगे और इसका भी जो है सीक्वेंसिंग हो गया। नीमेटोड सिनोर हैबिटिस इलिगेंस का भी जो है सीक्वेंसिंग हो गया। 1999 में जो है फर्स्ट ह्यूमन, देखिए अब जो है देखिए जो ह्यूमन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1990 में, तो 9 साल बाद देखिए जो है फर्स्ट क्रोमोसोम जो कि 22 क्रोमोसोम था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा ना। तो पहला जो क्रोमोसोम जो सीक्वेंस हुआ ह्यूमन का वो 22 नंबर का क्रोमोसोम था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 नंबर क्रोमोसोम का जो है सीक्वेंस हो गया 1999 में। नहीं, 1999 में जो है पहला जो है जीनोम, ये जो है नहीं दिख रहा था, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिनोर हैबिटिस इलिजेंस, मतलब जो निमेटोड है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है डॉली, ये भी बहुत फेमस है नहीं, आप लोग जान रहे होंगे इसको। 1996 में जो है क्लोन हुई। और नेक्स्ट जो है हम लोग देख लेते हैं तो अब देखिए 2000 में जो है अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो कि एक मॉडल प्लांट है, मतलब ये जो प्लांट था इसका जीनोम साइज जो है भाई 120 MB का था, मतलब छोटा था साइज जीनोम। तो इसकी जो है सीक्वेंसिंग हो गई। पहला प्लांट ऐसा था जिसकी सीक्वेंसिंग जो है हुई। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में लॉन्च हुआ, लेकिन उसके चलते बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की जो है जीनोम की सीक्वेंसिंग हो जाएगी। तो 2000 में जो है सन 2000 में ये जो है अरेबिडोप्सिस थैलियाना का जीनोम जो है सीक्वेंस हो गया। और यूकैरियोटिक पोर्शन मतलब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो कि है फ्रूट फ्लाई, इसका भी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया 2000 में। तो 2000 में जो है दो, मतलब अरेबिडोप्सिस थैलियाना और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इन दोनों का जो है सीक्वेंसिंग हो गया। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा जेनेटिकल स्टडीज़ हुई हैं। अरेबिडोप्सिस थैलियाना भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडल प्लांट ही इसको बोलते हैं क्योंकि इसका जीनोम भाई छोटा है नहीं, तो इसकी सीक्वेंसिंग इजी थी। और एक जब हम प्लांट्स की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं तो उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, क्योंकि लीफ है, फ्लावर है, सारी चीज़ें हैं, सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इससे हमको ट्रेस करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है नहीं।
नेक्स्ट जो है देखिए, इन 26 जून 2000 रफ ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस प्रिपेयर्ड हो गया। भाई देखिए, जिस पे हम लोग मतलब कह रहे थे, चर्चा चल रही थी कि 1990 में जो है जीनोम से मतलब लॉन्च हुआ है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। तो 2000 में 26 जून 2000 में जो है ड्राफ्ट अभी जो है भाई सीक्वेंस प्रिपेयर्ड हो गया है। ह्यूमन जीनोम का जो ड्राफ्ट है वो जो है प्रिपेयर हो गया था। और 2001 में फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस रिलीज कर दिया गया। इसको जो है रिलीज कर दिया गया 2001 में। और 2002 में जो है इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड विच एम टू प्रोड्यूस ए कैटलॉग ऑफ कॉमन ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशंस विथ देयर लोकेशन इन द जीनोम। तो 2002 में जो है हैप मैप प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। इसके अंतर्गत जो है कैटालॉगिंग की गई जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, मतलब ह्यूमंस में अलग अलग जो जीनोम्स हैं, मतलब अलग अलग जो क्रोमोसोम्स हैं, उसमें जो हमको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, उसकी कैटालॉगिंग जो है 2002 में जो है स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जो है क्रोमोसोम हैं, इनका जो है हैप मैप ये जो है रिलीज हो गया नहीं। इस तरीके से जो है इनका बैंडिंग पैटर्न है कैसे है, ये किस तरीके की बैंडिंग जो है शो करते हैं। क्रोमोसोम पेयर नंबर 1, क्रोमोसोम पेयर नंबर 2, क्रोमोसोम पेयर नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हैं नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई क्रोमोसोम जो कि छोटा सा है नहीं, अभी इस पे चर्चा चल रही है कि वाई क्रोमोसोम जो है श्रिंकेज शो कर रहा है, गायब होने वाला है, जो मेल है उनका अस्तित्व खतरे में है नहीं, तो इस पर भी चर्चा चल रही है। तो वैसे भी जो है वाई क्रोमोसोम जो है बहुत ही छोटा होता है। वाई क्रोमोसोम आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाई एक्स क्रोमोसोम तो बहुत बड़ा है, एक्स क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम पे बहुत ही कम जीन्स होते हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर ही केवल होते हैं। वाई क्रोमोसोम पे जीन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, ये हेट्रोक्रोमेटिक नेचर का होता है, मतलब इनएक्टिव नेचर का होता है मोस्टली। ठीक है, और इसके बावजूद भी ये श्रिंकेज शो कर रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि जो मेल्स हैं उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में है नहीं। तो अब देखिए 2002 में ही जो है फर्स्ट मैमल्स ये बन गया जो है रैट, चूहा, जिसका जो जीनोम है वो जो है सीक्वेंस हो गया था। 2002 में ही माउस बिकेम फर्स्ट मैमल्स टू हैव इट्स फुल जीनोम सीक्वेंस कंप्लीटेड। द प्रोजेक्ट वाज कैरिड आउट बाय इंटरनेशनल माउस जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम। तो IMGSC के द्वारा जो है ये कंप्लीट किया गया 2002 में। माउस जो है ऐसा फर्स्ट मैमल्स था जिसका होल जीनोम सीक्वेंस हो चुका था। ठीक है, तो ये भाई चूहा जो है यहाँ पे दिखाया गया है। 2002 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 2002 में देखिए, इन 2002 द जीनोम ऑफ पैरासाइट प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, इसका भी जो है मच्छर जो कि एक है मलेरिया काजिंग, ह्यूमन में जो है मलेरिया कॉज करता है, इसका भी जो है जीनोम सीक्वेंस हो गया 2002 में। 2003 में 99.99% जो है एक्यूरेसी के साथ जो है ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो गया 2003 में। ठीक है, तो ये खुशखबरी जो है मिल गई, इसमें 99.99 एक्यूरेसी, और 2003 में जो है ये एक प्रकार से सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए 2003 में ही जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इनकोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ बाय नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एम टू आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज ऑल द जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। भाई देखिए 2003 में क्या हुआ कि सीक्वेंसिंग हो गई, ह्यूमन जीनोम की जो है सीक्वेंसिंग हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक हमको जो है, हमने अभी आपको बताया था जीनोम मैपिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग एंड फंक्शनल एनालिसिस, तो अभी जो है फंक्शनल एनालिसिस की बारी आ गई भाई। जीनोम एनालिसिस तो हो गई, मतलब सॉरी, मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग तो हो गई, जीनोम का सीक्वेंस हमको पता चल गया, लेकिन अभी हमको फंक्शन नहीं पता है। तो इन कोड मतलब उसको हमको क्या करना है भाई, उसको हमको पता करना है, जो भी डीएनए में लिखा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन को हमको बाहर निकालना है, क्या है नहीं। जैसे कि आपने फॉरवर्ड जेनेटिक्स एंड रिवर्स जेनेटिक्स जो है पढ़ा होगा, तो फॉरवर्ड जेनेटिक्स में क्या होता था, हम फिनोटाइप से जीन्स की तरफ जाते थे,
हम फिनोटाइप से जीन्स की तरफ जाते। पहले पहले किसी को जीन्स नहीं पता था, पहले सब फिनोटाइप्स देख पे ही काम होता था, सिलेक्शन बेस पे काम होता था, जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है। लेकिन अभी रिवर्स जेनेटिक्स पे आ गए हम लोग। रिवर्स जेनेटिक्स में क्या है, पहले हमने सीक्वेंसिंग कर लिया, सभी का हमने सीक्वेंसिंग कर लिया, लेकिन अभी हमको फंक्शन नहीं पता है भाई। तो फंक्शन जो है पता करने के लिए 2003 में इनकोड जो है प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई नेक्स्ट 2004 में इन 2004 द हाई क्वालिटी ड्राफ्ट ऑफ रैट जीनोम वाज पब्लिश्ड। रैट जीनोम का जो है हाई क्वालिटी ड्राफ्ट जो है ये पब्लिश हो गया, नहीं। फिर इसके बाद देखिए इन 2005 हैप मैप, मैप ऑफ ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन, हैप मैप मतलब मैप ऑफ ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन, रिपोर्ट पब्लिश इन नेचर। तो ये नेचर में जो है 2004 में हैप मैप रिपोर्ट जो है पब्लिश हो गई। 2005 इन 2005 द चिंपैंजी जीनोम वाज सीक्वेंस, चिंपैंजी का जीनोम जो है सीक्वेंस कर लिया गया। और इन 2010 निएंडरथल जीनोम पब्लिश्ड इन नेचर, तो निएंडरथल जो मानव है इसका जीनोम जो है पब्लिश कर दिया गया नेचर में। तो अब इसको भाई पब्लिश हो गया तो बहुत सारे रिसर्चर इसको देख सकते हैं, अपना इस पे जो है जो भी स्टडी है अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं। तो पब्लिश होना भी ज़रूरी है, जैसा कि हमने आपको बताया था मेंडल ने अपना रिसर्च पब्लिश किया था, इसीलिए उनका जो है क्रेडिट किसी दूसरे को नहीं मिला, उन्हीं को मिला। अदरवाइज वो अगर केवल वर्बली बता के चले जाते तो कौन जानता। फिर 1900 में जो है 3 साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, लेकिन चूँकि मेंडल ने पहले से पब्लिश करा रखा था तो सभी ने कहा कि भाई ये तो पहले से मेंडल ने चीज़ें कर रखी थी, तो उनको उसका क्रेडिट जो है मिल गया ना। In 2012, InCode study published 30 research papers describing the active regions of human genome, including confirmation that the human genome contains 20,687 प्रोटीन कोडिंग जीन्स। तो देखिए ये जो है इनकोड वाला जो सिस्टम था, वो इनकोड प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था उसने जो है 30 रिसर्च पेपर जो है पब्लिश किए, और इसमें इन्होंने बताया कि ह्यूमन जीनोम्स में 20,687 प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं। ये अभी इन्होंने बताया ना। इन 2013 यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट नेचुरली अकरिंग डीएनए कैन नॉट बी पेटेंटेड। तो भाई अब चूंकि इतना सारा कुछ हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती थी कि भाई कोई भी डीएनए सीक्वेंस, चलो ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया, चलो पेटेंट करा लो, या आपने आर्टिफिशियली डीएनए बना लिया, पेटेंट करा लो। तो नेचुरली अकरिंग कोई भी डीएनए जो है पेटेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए इन 2013 द जेब्रा फिश जीनोम वाज सीक्वेंस। तो जेब्रा फिश, ये आप देख सकते हो जेब्रा फिश, इसका भी जीनोम जो है सीक्वेंस हो गया ना 2013 में। अब जो है देखिए ये जो सीक्वेंसिंग की हिस्ट्री थी ये भाई हमने जो है देख लिया, कंप्लीट हो गई सीक्वेंसिंग की हिस्ट्री। अब जो है हम लोग यहाँ पे जो जीनोम मैपिंग लेबोरेटरीज़ हैं इनके बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे जीनोम मैपिंग लेबोरेटरीज हैं, ठीक है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली है, और ICGEB लैब मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली है, अपने इंडिया में ही है, नहीं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, भाई इंडिया की कैपिटल है तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है, नहीं। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ अपनी भाई यूपी की कैपिटल है, तो कैपिटल जो है धमाका कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो यूपी की हो, सभी जो है धमाका कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, नहीं। तो भाई कैपिटल ने तो धमाका कर लिया, कैपिटल में तो हमने देख लिया कि भाई लेबोरेटरी हैं अपनी, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेबोरेटरी हैं, काफ़ी हैं, नहीं। इसके बाद देखिए सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये कहाँ पे है, ये है हैदराबाद में। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक है। इसके बाद देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में है, और इसके बाद मेरीन जीनोमिक लैब टेक्सास ये USA में है, और मेक्सिको नेशनल लेबोरेटरी ऑफ जीनोमिक्स ये भी जो है मेक्सिको USA अमेरिका में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है जो बायोटेक्नोलॉजी से या जीनोमिक्स से रिलेटेड जो भी लैब थी, जो भी जहाँ पे काम होता है जीनोमिक्स का, उनके बारे में भी स्टडी कर लिया, नहीं।
अब देख लेते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन क्या है भाई जीनोमिक्स का। हालांकि हमने इस पे काफ़ी चर्चा कर भी लिया है, लेकिन एक बार जो है बुलेट पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द जीनोम साइज, जीन नंबर ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्या जीनोम साइज है और कितने जीन्स जो है प्रेजेंट हैं किसी भी क्रॉप प्लांट्स में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये हमको इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाती है, जिसको हम प्राप्त करके काफ़ी चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं। मतलब एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग ये आसान हो जाता है नहीं। जीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो ब्रीडिंग आसान हो जाएगी। और जीन मैपिंग एंड जीन सीक्वेंसिंग ये हो जाता है। ट्रेसिंग इवोल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जैसा कि हमने आपको बताया भाई मैपिंग सीक्वेंसिंग हो जाएगा, जीन के बारे में पता चल जाएगा, तो हमको इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए मार्कर, डीएनए मार्कर जैसे कि हमने आपको बताया आरएफएलपी, एएफएलपी, इनका आइडेंटिफिकेशन जो है ईजी हो जाएगा। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ मार्कर्स, इसी को हम बोलते हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, ये भी ईजी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप एंड क्यूटीएल मैपिंग, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई मैपिंग, लिंकेज मैपिंग, ये भी जो है ईजी हो जाएगा जीनोमिक्स के थ्रू। मतलब इनका जो है यूज है यहाँ पे। जीन क्लोनिंग, जीन की क्लोनिंग ईजी हो जाएगी, कर सकते हैं हम, है नहीं, जीनोमिक्स की मदद से, तो ये भी। और ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, तो ये सारे जो है एप्लीकेशन है जीनोमिक्स के क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट जो है जीनोम एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी अनडिजायरेबल जीन सीक्वेंस है उसको हम हटा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू, जीन मैपिंग के थ्रू, फिर फंक्शनल एनालिसिस के थ्रू हम जो है जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो जो अनडिजायरेबल जीन्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब हम जीनोम में एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन जीनोमिक्स का। तो यहाँ पर भी जो है देखिए एप्लीकेशन ही दिखाया गया है कि भाई कन्वेंशनल जो ब्रीडिंग क्रॉसिंग है इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कन्वेंशनल जो इमेस्कुलेशन, देन उसके बाद पॉलिनेशन, है नहीं, फिर इसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं, तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। 10 to 15 ईयर्स जो है वैरायटी रिलीज में लग जाता है नहीं। तो टाइम टेकिंग है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। लेकिन कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में अगर हम जो मतलब जो है क्रॉसिंग कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक टेक्निक्स जो है यूज कर रहे हैं, लेबोरेटरी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम जीनोमिक सिलेक्शन कर रहे हैं, हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कर रहे हैं, हम एम्ब्रियो रेस्क्यू कर रहे हैं, हम ट्रांसलोकेशन ब्रीडिंग कर रहे हैं, यूज ऑफ ब्रीजिंग स्पीसीज कर रहे हैं, डबल हेप्लॉइड यूज कर रहे हैं, या फिर हम इंड्यूसिबल मेल स्टेरिलिटी यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके की जो है टेक्निक यूज कर रहे हैं, एसोसिएशन जेनेटिक्स यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो ब्रीडिंग है वो बूस्ट हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि भाई हम फिगर के थ्रू आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो टियोसेंटे है उससे जो है कॉर्न डेवलप हुआ है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये टियोसेंटे है। जिस तरीके से आप सीरियल्स में देखते हैं कि राइस में और आप व्हीट में जो है जो स्पाइक बोलते हैं या फिर ईयर बोलते हैं, पेनिकिल बोलते हैं, जिस तरीके से होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी मेज में भी था, जो कि सीरियल की जो है खासियत है। लेकिन उससे जो है ये आप देख सकते हैं कि मक्का बना हुआ है, मेज बना हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि करीब करीब 6 से 12 या 20 इस तरीके से जो है कर्नल्स होते थे, मतलब जो दाने होते हैं मक्के के, ये 6 से 12 ही होते थे, बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। और ये बहुत ही हार्ड होते थे, इनको आप खा नहीं सकते थे। लेकिन आज जो है आप देखते हैं 400 से 1000 जो है दाने हैं मक्के में, और इसके पौधे को और इसके जो है पौधे को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसको देख करके क्या आप कह सकते हैं कि ये इसका जो है प्रोजेनेटर है, ये टियोसेंटे जो है इसका प्रोजेनेटर नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब ये है काफ़ी ज़्यादा जो है वेरिएशन हमको देखने को मिल जाता है। तो ये जो टियोसेंटे है इसी से ये कॉर्न बना हुआ है, ये मैक्रो म्यूटेशन के थ्रू बना हुआ है। तो हम नहीं पहचान सकते हैं कि ये जो है ये जो टियोसेंटे है ये इसी का जो है प्रोजेनेटर है।
लेकिन जब हम मैपिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, फंक्शनल एनालिसिस करते हैं जीनोमिक्स के थ्रू, तो क्या होता है, हमको जो है कंपैरेटिव जीनोमिक्स हम करते हैं तो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि दिस वन इज ओरिजिनेट सॉरी दिस वन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस वन। अब देखिए वाटरमिलन, ये आपको दिख रहा है वाटरमिलन, इसी से जो है, जो तरबूज जिसको आप बोल रहे हैं। बनाना देखिए, बनाना इस तरीके का था, इससे जो है ये ओरिजिनेट हुआ। पहले सीड बहुत थे, अभी सीडलेस बनाना आ रहा है नहीं। ये देखिए कैरेट, कैरेट इस तरीके का था, अभी इस तरीके का है। ये किसके वजह से है? ये ब्रीडिंग की वजह से। हमने जो है ब्रीडिंग किया, हमने सिलेक्शन किया, उससे जो है ये सारी फसलें हमको देखने को मिल रही हैं। अभी देखिए ये जो है कैबेज, पोल क्रॉप्स है नहीं, तो ये सब जो है पेरेंट हैं जिनसे जो है ये मॉडर्न क्रॉप आज डेवलप हुई हैं। और ये देखिए, हाँ, एग प्लांट या फिर जिसको आप बोलते हैं ब्रिंजल, ब्रिंजल देखिए, ब्रिंजल इस तरीके का हुआ करता था, आज ये जो है इस तरीके का है। तो कहने का मतलब ये है, ये हम पहचान पाए, ये समझ पाए तभी जब इनकी सबकी सीक्वेंसिंग हुई, उसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि इनका जो जीनोम है ये इसे मैच कर रहा है। इस तरीके से हमने जो है जाना कि भाई ये प्रोजेनेटर है नहीं। तो इस तरीके से जो है हम इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी जो है जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक्स, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से जो है एप्लीकेशन है जीनोमिक्स का, ठीक है। तो अभी भाई हम लोग जो है जीनोमिक्स के अचीवमेंट्स क्या हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, जो अरेबिडोप्सिस है, जो मॉडल प्लांट है, इसका जो जीनोम साइज है वो 120 MB का है। इसमें जीन्स जो हैं ये 27,416 जीन्स जो है पाए गए हैं। 2000 में जो है इसका सीक्वेंसिंग हुआ, ठीक है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन सी क्रॉप्स की जो है सीक्वेंसिंग कब हुई और इनका जीनोम साइज क्या है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, नहीं। और इसमें नंबर ऑफ जीन्स क्या है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉक्सटेल मिलेट सिटेरिया इटैलिका, इसका जो जीनोम साइज है वो 406 MB का है। इसमें 35,471 जीन्स हैं। 2012 में जो है इसकी सीक्वेंसिंग हुई है नहीं। इसी तरीके से आप सोयाबीन का देख सकते हैं ग्लाइसिन मैक्स, इसमें इसका जो साइज है, जीनोम साइज है 950 MB का है। 46,430 जीन्स जो है इसमें पाए जाते हैं। 2010 में इसकी सीक्वेंसिंग हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अचीवमेंट्स है जीनोमिक्स का। ये भी जो है अचीवमेंट्स है जीनोमिक्स का, अचीवमेंट्स यहाँ पर भी दिखाया गया है। देखिए ये 2018 में जो है वीट का जीनोम जो है सीक्वेंस हुआ, काफ़ी बड़ा जीनोम है। 14,500 MB का है। देखिए ये जीनोम 14,500 MB का जो है जीनोम है। और इसमें जो है 1,07,891 जीन जो है रिपोर्ट किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये काफ़ी बड़ा जो है जीनोम था, इसीलिए इतना टाइम भी इसमें लग गया, नहीं। टोमेटो का जीनोम जो है देखिए 781 MB का है। इसमें 31,760 जीन है। 2012 में जो है सीक्वेंसिंग हुई। तो इस तरीके से ये सब हिस्ट्री है, इसको आप देख सकते हैं, ये अचीवमेंट्स भी है और हिस्ट्री भी है, नहीं। अभी देखिए हम लोग जो है लिमिटेशंस देख लेते हैं जीनोमिक्स के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। जैसे ये भाई एक्सपेंसिव टेक्निक है, भाई खर्चा तो लगेगा क्योंकि इसमें हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, फंक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक्सपेंसिव तो है। फिर हाई टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें नॉर्मल जो है हम मैन पावर्स को यूज नहीं कर सकते हैं, टेक्निकल स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ती है। लेबोरियस वर्क है, तो इसमें अब डिटेक्शन करना पड़ता है, अलग अलग मार्कर्स की डिटेक्शन, RFLP, RAPD, AFLP, SSR। तो एक प्रकार से लेबोरियस वर्क है। टाइम कंज्यूमिंग वर्क भी है। लैक ऑफ प्रॉपर मार्कर्स, अगर प्रॉपर मार्कर्स नहीं हैं तो हम जो है बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफाई कर भी नहीं सकते हैं, नहीं। तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफ़ी चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। देन इसके बाद जो है फ्यूचर थ्रस्ट क्या है, कौन कौन सी जो है दिक्कतें हैं, और किस तरीके से जो है जीनोमिक्स का जो क्षेत्र है, जो जीनोमिक्स का रिसर्च है, वो किस तरीके से सफ़र करता है, ये चीज़ यहाँ पे जो है बताई गई हैं। फ्यूचर थ्रस्ट क्या है, फंडिंग का एक इशू रहेगा। भाई अगर फंडिंग सही हो जाए, अच्छे से फंडिंग हो जाए, क्योंकि एक्सपेंसिव वर्क है जीनोमिक्स का, तो ये एक फ्यूचर थ्रस्ट रहेगा। अगर जो है फंडिंग अच्छी हो जाती है तब तो ठीक है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो है देना पड़ेगा फ्यूचर में, अगर जीनोमिक्स का काम करना है
तो साइंटिस्ट को भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं है कि सारे साइंटिस्ट जीनोमिक्स के बारे में जानते हैं। नया टूल है और सभी साइंटिस्ट इससे अवेयर नहीं है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग जान रहे हैं ज़्यादातर साइंटिस्ट, तो जीनोमिक्स की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी और मतलब साइंटिस्ट को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं उनको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मटेरियल शेयरिंग जो है करना ज़रूरी रहेगा, है नहीं। लेबोरेटरी का जो भी रिसर्च हो रहा है, अगर वो पब्लिश हो रहा है प्रॉपर वे में, उसका जो है एक प्रकार से आदान प्रदान हो रहा है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर रिसर्च प्रियोरिटीज़, रिसर्च को जो है प्रियोरिटी में रखना पड़ेगा, आपको जो है कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, नहीं, कॉमन इंटरेस्ट जो हैं उन पे जो है डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स को जो है आप निर्धारित करेंगे, फिर उसको इम्फेसिस करके जो है इम्फेसाइज करके उन पे जो है आप काम कर सकते हैं। जैसे बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस पे जो है काम किया जा सकता है, नहीं। तो ये सब जो है हमारे पास एक प्रकार से हम कहें कि ये सब चैलेंज भी हैं। बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस जो है हमारे लिए चैलेंज है और इस पे जो है हम लोग काम कर सकते हैं। एक प्रकार से ये दिशा है, इस दिशा में जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं। देन इसके बाद जो है समरी की अगर बात करें तो समरी क्या है? समरी ये है कि भाई जो जीनोमिक्स है ये थॉमस रॉडरिज के द्वारा टर्म दिया गया 1986 में। इसमें हम जीनोमिक्स में स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन की, और जीनोम मैपिंग जो है ये एक कोलैबोरेटिव इफ़ोर्ट्स है और इंटरनेशनल और नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज पब्लिक डोमेन के बीच में जो है, क्योंकि कोलैबोरेटिव इफ़ोर्ट्स अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर जीनोमिक्स का काम नहीं हो सकता, क्योंकि सारी फैसिलिटी सबके पास नहीं हो सकती हैं। तो लेबोरेटरीज और साइंटिस्ट के बीच में कोलैबोरेटिव इफ़ोर्ट्स जो है होने चाहिए। जीनोमिक स्टडी हेल्प टू गेट वेरियस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट जीनोम एंड इन दिस वे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस क्रॉप प्लांट्स। तो इसमें हमको इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के बारे में पता चलता है। अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो है फर्स्ट ऐसा प्लांट्स था जिसकी सिक्वेंसिंग हुई, और अभी जो है मोर देन 50 और इससे भी ज़्यादा कहीं जो है प्लांट्स का जो है सिक्वेंसिंग हो चुका है। इसमें हाई कॉस्ट लगता है, टेक्निकल स्किल लगती है, लेबोरियस वर्क है, तो मतलब लिमिटेशंस भी बहुत सारी हैं, लेकिन प्रॉपर फंडिंग, ट्रेनिंग, मटेरियल शेयरिंग, इन सब चीज़ों से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, जीनोमिक्स के वर्क को जो है बूस्ट कर सकते हैं, इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन भाई क्या है? कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जीनोमिक्स जो है इसके थ्रू हम जो है जो होल ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का उसको हम अनलॉक कर सकते हैं। मतलब उसमें हम उसकी सीक्वेंसिंग करके, मैपिंग करके, फंक्शनल एनालिसिस करके जो उसका होल ब्लूप्रिंट है, मतलब जीनोम्स का जो पूरा फंक्शन है उसको हम अनलॉक कर सकते हैं। और अनलॉक करने के बाद जैसे हम मान लीजिए अलग अलग क्रॉप्स का जो है होल ब्लूप्रिंट जो है हम अनलॉक कर लिए, मतलब पूरे जीनोम्स की स्टडी कर लिए, तो हम एक प्रिसाइज जो है मैनिपुलेशन कर सकते हैं जीनोम्स का, और इससे हम यील्ड वगैरह को जो है बढ़ा सकते हैं। मतलब जो भी फेवरेबल चीज़ें हैं हमारे लिए वो हम कर सकते हैं। बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंसी हम क्रिएट कर सकते हैं, जीन मैनिपुलेशन कर सकते हैं, नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कंक्लूजन, दीज आर द रेफरेंसेस, एंड नाउ थैंक यू फॉर योर काइंड attention. If any question you can put your comments on comment box. Thank you very much for listening to me.